हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह आरबी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे इंग्लिश 12वीं क्लास की इंग्लिश की स्टार्स बुक का पहला चैप्टर द थर्ड लेवल। और अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार चार्ली है वो तीसरे तल तक जाता है और वहाँ पर उन लोगों की सिचुएशन को देखता है। चार्ली है वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और 1894 में वहाँ के लोगों की ड्रेसिंग सेंस को, वहाँ के लोगों के हाव भाव रहन सहन को देखता है। वहाँ पे चार्ली थर्ड लेवल पे देखता है कि वहाँ पे जो लोकोमोटिव थे, जो स्टीम इंजन थे, वो थोड़े पुराने से दिखने वाले थे। वहाँ पर एक महिला आई, उसकी ड्रेस देखी उसने जो भी बहुत ज़्यादा अजीब थी। और थर्ड लेवल के फ्लोर पे जो पीतल के पीकदान रखे हुए थे उनको भी चार्ली देखता है। और फिर वहाँ पर जो उस टाइम के नोट थे उन नोटों को भी देखता है, जो कि उस टाइम वर्तमान में जो चार्ली बता रहा है उनके जो नोट थे उनके आधी साइज के नोट थे। तो वहाँ पर उन अंतर्स को देखते हुए चार्ली को पता चल जाता है कि वो पास्ट में चला आया है। और वहाँ पर वो 2 टिकट की मांग करता है गेल्सबर्ग जाने के लिए, अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। और जब वो कलर को पैसे देता है किराए के, तो कलर उन पैसों की तरफ देखकर कहता है कि मिस्टर ये पैसे नहीं हैं, और अगर तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और चार्ली वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है, क्योंकि चार्ली जेल नहीं जाना चाहता है, चाहे वो 1854 में ही क्यों ना हो। मतलब जेल जाना तो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, हमेशा से बुरा ही है, अच्छा नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, अपना लेसन आगे स्टार्ट करते हैं। एंड दैट वाज दैट, और यही सब कुछ था। मतलब जो चार्ली ने अपनी स्टोरी बताई उस स्टोरी के बारे में बता रहा है कि यही सब कुछ था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, यानी कि जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते से मैं चला गया। आई सपोज यानी मानना, ऐसा मैं मानता हूँ कि जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं वापस चला गया। यानी कि सेकंड फ्लोर से चार्ली थर्ड फ्लोर तक कैसे आता है, उसी रास्ते से, जिन कॉरिडोर से स्टेयर से आता है उन्हीं कॉरिडोर और स्टेयर से वापस सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, अगले दिन लंच आवर के दौरान, यानी चार्ली जिस ऑफिस में काम करता था तो उनको जो लंच ब्रेक हुआ था उस लंच ब्रेक के टाइम पे आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। चार्ली बता रहा है कि मैंने निकाले $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक में जो उसके पैसे जमा थे उनमें से जो थे उनमें से $300 उसने निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जितना कि मेरे पास में सब कुछ था। यानी कि चार्ली के पास में लगभग इतनी ही सेविंग थी, उसके पास में $300 थे और वो $300 है वो बैंक से निकाल लेता है। एंड बॉट, और खरीदे, ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो पुरानी शैली की करेंसी थी, करेंसी यानी मुद्रा, पुरानी शैली की जो मुद्रा थी, यानी कि उस टाइम की जो करेंसी थी वो करेंसी चार्ली कहता है कि मैंने वो करेंसी खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने कि वास्तव में, वरीड यानी चिंतित किया माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड यानी मनोचिकित्सक मित्र को। चार्ली बता रहा है कि उसके पास में बैंक में $300 जमा थे और उसने $300 उस बैंक से निकाले और उन $300 की उसने पुरानी करेंसी खरीदी। और ये बात अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बताई तो वो फ्रेंड बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ चार्ली के लिए। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, यानी कि आप खरीद सकते हो, ओल्ड मनी यानी पुराने पैसे खरीद सकते हो। एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, यानी कि जो कॉइन डीलर होते हैं, जो पैसों को एक्सचेंज करने वाले होते हैं, उनसे आप पुरानी करेंसी को खरीद सकते हो। बट वी हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन आपको
पे करना पड़ता है, यानी कि भुगतान करना पड़ता है, एक प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है, यानी एक निश्चित अमाउंट होती है, कुछ पैसे होते हैं अलग से वो आपको देने पड़ते हैं पुरानी करेंसी। अगर आप नई करेंसी के बदले में पुरानी करेंसी खरीद रहे हो तो आपको उसके बदले में कुछ प्रीमियम, कुछ राशि आपको वहाँ पे जमा करवानी पड़ती है। तो चार्ली ने भी वैसा ही किया, वो किसी कॉइन डीलर के पास में जाता है अपने $300 लेकर और वहाँ पे $300 नई करेंसी जमा करवा देता है और उसके बदले में पुरानी करेंसी ले लेता है। My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. चार्ली बता रहा है कि जो मेरे $300 थे, यानी कि जो $300 थे, उनसे उसने खरीदे लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी कि $200 से भी कम रुपए उनको मिले पुरानी से भी। मतलब कि $300 में से $200 से भी कम पैसे उसको बदले में मिलते हैं, यानी कि जो ऊपर का बचा हुआ पैसा था वो प्रीमियम देना पड़ा उसको। बट लेकिन आई डिडंट केयर, मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। एग्स पर 13 सेंट डजन इन 1894, क्यों नहीं की? क्योंकि जो एग्स, जो अंडे थे, वर 13 सेंट, 13 सेंट यानी कि 13 सेंट। सेंट क्या है? डॉलर का 100वां भाग, डॉलर का 100वां भाग होता है सेंट। जैसे अपने रुपए हैं तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, उसी प्रकार $1 में 100 सेंट होते हैं। तो 13 सेंट में आप 1 दर्जन अंडे खरीद सकते थे 1894 को। तो वहाँ पे उसको परवाह नहीं थी कि उसको $200 ही मिले हैं, पैसे कम मिले हैं, क्योंकि उस टाइम पैसे की, पुराने टाइम में पैसे की वैल्यू भी ज़्यादा थी और वहाँ पर जो अंडे थे वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते थे। But लेकिन I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. चार्ली बता रहा है कि लेकिन I have never again found, again यानी दोबारा, found यानी मिला। चार्ली बता रहा है कि मैं दोबारा नहीं ढूंढ पाया द कॉरिडोर, वो गलियारा, वो पैसेज में दोबारा नहीं ढूंढ पाया, दैट लीड्स, जो कि जाता था, टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली बता रहा है कि उसने पैसे भी निकाल लिए और वापस उसने ट्राई भी किया, उसने प्रयास किया जाने का, लेकिन वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर दोबारा कभी भी नहीं जा पाया। अल्दो, यद्यपि, I have tried often enough, enough यानी पर्याप्त। चार्ली बता रहा है कि मैंने पर्याप्त प्रयास किया, मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच पाया। तो चार्ली ने अपनी बैंक से पैसे भी निकाल लिए और वो वापस उसने ढूंढना भी शुरू कर दिया, उसने ढूंढा भी, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक वापस दोबारा नहीं जा पाया। Louisa was pretty worried when I told her all this. लुइजा, जो कि चार्ली की वाइफ है, चार्ली की पत्नी है, was pretty worried, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुई, worried यानी चिंतित होना, बहुत ज़्यादा चिंतित हुई when I told her all this, जब मैंने इन चीज़ों के बारे में, इन सब बातों के बारे में बताया। चार्ली ने जब अपनी पत्नी को बताया कि उसको थर्ड लेवल नहीं मिला है और उसने जो $300 बैंक से भी निकाल लिए हैं, तो चार्ली की वाइफ है, चार्ली की पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित हुई एंड didn't want me to look for the third level anymore, और वो नहीं चाहती थी, didn't want me, मेरे से, मुझसे नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल की अब आगे और तलाश करूँ। लुक फॉर यानी सर्च करना, तलाश करना। तो चार्ली कह रहा है कि उसकी जो पत्नी थी, पत्नी को जब पता चला इन सब बातों के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुई और चार्ली की पत्नी नहीं चाहती थी कि चार्ली थर्ड लेवल को अब और ज़्यादा ढूंढे। एंड आफ्टर ए वाइल, और कुछ समय के बाद में आई स्टॉप,
मैंने बंद कर दिया। चार्ली भी कह रहा है कि कुछ दिन कुछ टाइम ढूंढने के बाद में मैंने भी थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और चार्ली बता रहा है कि वो वापस अपने स्टाम्प्स पर चला गया। स्टाम्प का मतलब है अपनी हॉबी पे चला गया, अपने स्टाम्प कलेक्शन पे फिर से चला जाता है। तो चार्ली ने पहले बताया था कि उसकी जो स्टाम्प कलेक्शन की हॉबी थी और वो स्टाम्प कलेक्ट करने वापस से लग जाता है। बट नाउ, लेकिन अब वी वर बोथ लुकिंग, बोथ यानी दोनों, लेकिन अब हम दोनों लुकिंग यानी देख रहे हैं, दोनों ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताहांत में, यानी सैटरडे संडे, प्रत्येक सप्ताह के अंत में दोनों हम ढूंढ रहे हैं। दोनों चार्ली और चार्ली की पत्नी लुइजा है, वो दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि नाउ, अब वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास प्रूफ है, अब हमारे पास सबूत है। किस बात का सबूत है चार्ली और लुइजा के पास में? दैट कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि जो थर्ड लेवल है वो अब भी वहीं पे है, यानी कि थर्ड लेवल वास्तव में है। और इस बात का अब हमारे पास सबूत है, और चार्ली और उनकी वाइफ दोनों ने थर्ड लेवल ढूंढना शुरू कर दिया। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर, डिसअपियर यानी गायब हो जाना। चार्ली बता रहा है कि मेरा मित्र, चार्ली का फ्रेंड जिसका नाम था सैम विनर, चार्ली का एक ही मित्र का इस लेसन में, इस चैप्टर में वर्णन हुआ है, जिसका नाम सैम था, और वो फ्रेंड उसका मनोचिकित्सक था, साइकाइट्रिस्ट था। तो उसी फ्रेंड की यहाँ पे उसी फ्रेंड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चार्ली का जो फ्रेंड था सैम विनर, वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है, कहाँ गया है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड यानी संदेह होना या फिर शक होना, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह था, मुझे थोड़ा शक था। चार्ली बता रहा है कि किसी को भी नहीं पता कि उसका फ्रेंड जो सैम विनर फ्रेंड था वो कहाँ पे गया था, लेकिन चार्ली को थोड़ा सा इस बात पे शक था। क्या शक था? बिकॉज सैम सिटी बॉय, क्योंकि सैम था वो एक सिटी बॉय था, यानी शहर न्यूयॉर्क जैसी बिग सिटी में उसका जन्म हुआ था और वो हमेशा से वहीं पे रहा था। तो एक शहर में रहने वाला लड़का था, हमेशा से शहर में रहा है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे बताया करता था, यूज टू टेल हिम, मैं उसे बताया करता था अबाउट गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पे स्कूल गया था। तो चार्ली बता रहा है कि उसका फ्रेंड था सैम, को न्यूयॉर्क में रहने वाला, हमेशा से न्यूयॉर्क में पला बड़ा था और वो बड़े शहर में ही रहा था। लेकिन चार्ली अपने बचपन के दिनों में गेल्सबर्ग में रहा था, अपने दादाजी के पास में। तो चार्ली है वो अपने फ्रेंड सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बताता है, वहाँ के माहौल के बारे में बताता है, वो वहाँ पे किस प्रकार के घर हैं, किस प्रकार की गलियाँ हैं, किस प्रकार का माहौल है, घरों में बड़े बड़े बगीचे हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो सैम उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था, रुचि लेता था। तब चार्ली को इस बात पर शक होता है कि हो ना हो सैम है वो कहीं ना कहीं गेल्सबर्ग ही गया है। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और उसने हमेशा कहा, किसने कहा हमेशा? सैम ने हमेशा ये बात कही थी कि ही लाइक, वो पसंद करता था द साउंड ऑफ द प्लेस, यानी इस स्थान के बारे में सुनना। उसके फ्रेंड सैम ने कहा था कि उसको हमेशा से ही इस स्थान के बारे में सुनना अच्छा लगा है। जब चार्ली उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था तो सैम है उसने कहा कि उसको चार्ली द्वारा बताई गई गेल्सबर्ग के बारे में बताई गई प्रत्येक बात है वो अच्छी लगती है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो वहीं पर है, गेल्सबर्ग में है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। इन 1894 कि जो चार्ली कह रहा है कि उसका फ्रेंड सैम है वो भी कहाँ पर है? 1894 में है और गेल्सबर्ग में है, बिल्कुल ठीक है। तो चार्ली बता रहा है कि उसका फ्रेंड है, अब वो पास्ट टेंस में चला गया है, वो पास्ट में चला गया है और वो जाके गेल्सबर्ग में चला गया है। तो चार्ली को इस बात का शक क्यों होता है वो देखो। बिकॉज, क्योंकि वन नाइट यानी एक रात को फजिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, फजिंग यानी व्यस्त होना,
तो चार्ली बता रहा है कि एक रात को वो अपने स्टाम्प कलेक्शन पे, यानी जो उसने स्टाम्प जो कलेक्ट कर रखे थे, जिन स्टाम्पों को उसने कलेक्ट कर रखा था, उन इन स्टाम्प्स को वो देख रहा था, उनमें वो बिजी था। आई फाउंड, तब मुझे मिला। वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? खैर, क्या आप जानते हो कि एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो चार्ली बता रहा है कि वो एक रात को अपने स्टाम्प का जो कलेक्शन कर रखा था उसमें बिजी था, और फिर बीच में हमसे ये बात पूछ रहा है कि क्या आप जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे कवर है, ये हमारा लेसन में पहले भी आ चुका है, और अब फर्स्ट डे कवर के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। देखो, When a new stamp is issued, कि जब कोई नया स्टाम्प इश्यू होता है, कोई भी नया स्टाम्प जारी होता है, तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं, जो स्टाम्प को इकट्ठा करने वाले होते हैं, बाय सम, वो उनमें से कुछ खरीद लेते हैं। कि जब भी कोई स्टाम्प जो नया स्टाम्प इश्यू होता है, तो स्टाम्प कलेक्ट करने वाले कुछ स्टाम्प है वो खरीद लेते हैं। तो खरीदने के बाद में क्या करते हैं? एंड यूज देम, और उनका उपयोग करते हैं। टू मेल करने के लिए इनवेलप्स टू देम सेल्वेज, यानी देम सेल्वेज खुद को, जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं वो स्टाम्प खरीदते हैं जिस दिन वो जारी होता है, और उसी दिन उसको वो खुद के एड्रेस पे मेल कर देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी सेल यानी बिक्री, उसकी बिक्री के पहले ही दिन, मतलब कि जिस किसी भी दिन जब स्टाम्प है वो जारी होता है, तो उस दिन वो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं, वो स्टाम्प को खरीद के और खुद के ही एड्रेस पे उनको मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव द डेट, प्रूव यानी सिद्ध करना, साबित करना, और जो डेट होती है वो साबित कौन करती है? पोस्ट मार्क, यानी कि जो लिफाफा होगा, जो इन्वेलप होगा, उसके ऊपर जो पोस्ट मार्क लगी होगी, वो डेट है वो बताती है। द इन्वेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और जो इन्वेलप होता है, जो लिफाफा होता है, उसी को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, और उनको कभी भी खोला नहीं जाता। फर्स्ट डे कवर को कभी भी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन इन्वेलप, आप उसके अंदर ब्लैंक यानी खाली कागज उस लिफाफे में डाल सकते हो। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जिस दिन भी कोई स्टाम्प इश्यू होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उस दिन स्टाम्प कलेक्टर उन स्टाम्प को खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद में लिफाफे पे लगा के, किसी इन्वेलप पे लगा के, खुद के ही एड्रेस पे उसको मेल कर देते हैं, और फिर उसके अंदर ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, खाली पेपर डाल देते हैं। और जो पोस्ट मार्क की मोहर लगी होती है, उससे उसकी डेट का भी पता चल जाता है, और उनको कभी भी खोला नहीं जाता, वो केवल उनके कलेक्शन में ही रहता है। दैट नाइट, उस रात को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, अमंग यानी के बीच में, माई ओल्डेस्ट यानी मेरे जो पुराने वाले फर्स्ट डे कवर्स थे, यानी बहुत सारे उसने फर्स्ट डे कवर कलेक्ट कर रखे थे, तो बहुत सारे फर्स्ट डे कवर थे, उनमें से ही आई फाउंड वन, मुझे एक मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसको कि वहां पे नहीं होना चाहिए। चार्ली बता रहा है कि उस दिन जब वो व्यस्त था अपने स्टाम्प्स के साथ में, तो उनको जो फर्स्ट डे कवर थे उनमें से एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जिसको वहां पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहां पे था। इट वॉज देयर, वो वहां पे था, बिकॉज क्योंकि समवन यानी किसी ने, हैड मेल्ड, किसी ने इसको मेल किया था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के पास में, एट हिज होम, उनके घर में, इन गैल्सबर्ग यानी गैल्सबर्ग, उनके दादाजी जिस टाइम गैल्सबर्ग में रहते थे उस टाइम का वो स्टाम्प था, और किसी ने उसको दादाजी के एड्रेस पे ही मेल किया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड, और यही चीज उस जो इन्वेलप था, जो लिफाफा था, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा था वो भी यही था। एड्रेस कहाँ का था? गैल्सबर्ग का था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये वहां पे था कब से? 18 जुलाई 1894 से, यानी बहुत पुराना वो फर्स्ट डे कवर था।
18 जुलाई 1894 का था, 1894 का था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और ये बात जो पोस्ट मार्क थी यानी कि जो मोहर लगी थी ये बता रही थी, यानी कि जो डेट थी, डेट का पता उस मोहर से ही लगता है जो उस इन्वेलप पे लगी होती है। तो पोस्ट मार्क थी, ये बता रही थी डेट। येट आई डिडंट रिमेम्बर इट, ये मुझे याद नहीं था एट ऑल, बिल्कुल भी। तो चार्ली बता रहा है कि ये वहां पर 18 जुलाई 1894 से था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं था। द स्टाम्प वाज ए 6 सेंट, जो स्टाम्प था, जो डाक टिकट था, वो 6 सेंट का था। सेंट अभी पहले आ ही चुका है। सेंट $1 का 100वां भाग होता है। डल ब्राउन, भूरे रंग का था, थोड़ा सा रंग उड़ा हुआ था। विद पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और उसके ऊपर जो स्टाम्प था उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई थी। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हैं गैरफील्ड नाम करके, उनकी वहां पे तस्वीर लगी थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, कि स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली स्वाभाविक सी बात है कि जब वो लिफाफा केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, कि दादाजी के पास डाक से आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तब से वो दादाजी के कलेक्शन में था, दादाजी के संग्रह में था। एंड स्टेड देयर, और वहीं पे रुका। स्टे एंड ठहरना या रुकना। तो चार्ली बता रहा है कि जो फर्स्ट डे कवर था 18 जुलाई 1894 का, वो उसके दादाजी के मेल एड्रेस पे किसी ने मेल किया था और तब से वहीं पे था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने उसे खोला और बाहर निकाला और खोला। मतलब चार्ली को जब उस दिन जब उसने उस फर्स्ट डे कवर को देखा, तब से वो वहीं पे था। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक इट रीड, जो उसके अंदर पेपर था, चार्ली बता रहा है कि जो फर्स्ट डे कवर था उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, इसके अंदर लिखा हुआ था और इस प्रकार से लिखा हुआ था, वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिख रखा है। ये फर्स्ट डे कवर था, जो इन्वेलप था उसके अंदर का जो पेपर डाल रखा था उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी। यहाँ पर एड्रेस लिख रखा है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, यानी ये डेट है और ये चार्ली के दादाजी का एड्रेस है, गैल्सबर्ग का एड्रेस है। ये यहाँ पे लिख रखा है चार्ली, तो ये जो लेटर था ये किसको लिखा गया था? चार्ली को लिखा गया था। इसमें लिखा है आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, कि मैंने इच्छा की थी, विश यानी इच्छा करना, मैंने चाहा था। चार्ली को लिखा जा रहा है और इसमें लिखा है कि मैं चाहता था या मैंने इच्छा की थी कि तुम सही होते। सही होने का मतलब है तुम्हारी जो थर्ड लेवल वाली बात है वो सही होती। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने चाहा था कि काश तुम सही होते, बाद में मैंने इस बात पे बिलीव करना, इस बात पे विश्वास करना शुरू कर दिया कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली तुम बिल्कुल सही थे। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने वो तीसरा तल ढूंढ लिया है, मुझे थर्ड लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। जो कोई भी चार्ली को ये लेटर लिख रहा है वो बता रहा है कि वो वहां पर 2 सप्ताह से था और उसको वो थर्ड लेवल मिल भी चुका था। एंड राइट नाउ, और अभी, राइट नाउ मतलब अभी, डाउन द स्ट्रीट यानी गली में आगे, एट द डेली समवन यानी कि दिल्ली के घर पे, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। दिल्ली किसी का नाम है, तो दिल्ली के घर पे कोई पियानो बजा रहा है। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग ए पियानो, यानी कि आगे गली में दिल्ली के घर पे कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम, और वो सारे, दे आर ऑल आउट, वो सारे बाहर बैठे हैं, फ्रंट पोर्च में बैठे हैं और ये गाना गा रहे हैं, सिंग नेली होम। ये एक प्रकार से अमेरिका में गाया जाने वाला कोई गाना है और ये गाना वो लोग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड, और मुझे इन्वाइट किया गया है, ओवर फॉर लेमोनेड, लेमोनेड कहते हैं नींबू पानी को, मुझे किसी ने नींबू पानी के लिए इन्वाइट किया गया है।
कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, कि चार्ली और लुइजा तुम भी यहाँ पे आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ बिलीव मी, कि कीप लुकिंग, ढूंढते रहो, लुक सर्च करते रहो, तलाश करते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक थर्ड लेवल मिल नहीं जाता तब तक तुम दोनों थर्ड लेवल को ढूंढते रहो। इट्स वर्थ इट, ये बहुत ज्यादा वर्थ रखने वाला है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, मतलब कि वर्थ करने वाला है। अगर तुम थर्ड लेवल तुम्हें मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी तुम्हारे लिए, और थर्ड लेवल बहुत अच्छी, थर्ड लेवल से गैल्सबर्ग जाना बहुत अच्छी जगह है, तो तुम इसको ढूंढते रहो। द नोट इज साइंड सैम, और वो जो लेटर था, जो पत्र था, उसके नीचे साइन कर रखा था सैम नाम से। तो वो चार्ली को जो लेटर भेजा गया था वो चार्ली के फ्रेंड सैम विनर ने भेजा था, और जो सैम गायब हुआ था वो गैल्सबर्ग चला गया पास्ट में। सैम चार्ली का मनोचिकित्सक फ्रेंड था और वो खुद पास्ट में चला गया। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, अब चार्ली बता रहा है कि मैं फिर बाद में एक स्टाम्प वाले के पास में गया और कॉइन स्टोर पे गया, जहां पर पैसे एक्सचेंज होते हैं, पैसे बदले जाते हैं। आई फाउंड आउट, तो मैंने पाया, दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो वहां पर चार्ली बता रहा है कि मुझे पता चला कि सैम ने खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं, $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी शैली के जो नोट थे, और वो भी कितने, $800, यानी कि $800 की पुरानी करेंसी खरीदी। चार्ली ने $300 में खरीदे थे, तब उसको 200 से कुछ कम की पुरानी मुद्रा मिली थी, तो सैम ने $800, लगभग $800 की करेंसी, जो $800 की वैल्यू की पुरानी करेंसी खरीदी थी। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business, और इससे वो क्या कर सकता है, एक अच्छा सा छोटा सा है, कहते हैं सूखी घास, घास का फीड एंड चारा, और ग्रेन यानी अनाज का बिजनेस शुरू कर सकता है। मतलब सैम बता रहा है कि वो जो $800 थे, उन $800 से चार्ली बता रहा है कि सैम है वो सूखी घास का, चारे का, अनाज का छोटा मोटा कोई बिजनेस है, वो शुरू कर सकता है गैल्सबर्ग में। He's always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. He always said, उसने हमेशा से ऐसा कहा था, that's what he really wished he could do, कि वास्तव में वो ऐसी विश करता, वो ऐसी इच्छा करता है कि वो ऐसा कर सकता, मतलब कि इस प्रकार का खुद का बिजनेस करना चाहता है। सैम है वो मनोचिकित्सक है, लेकिन वो भी एक छोटा मोटा अपना बिजनेस करना चाहता है। एंड इज सर्टेनली, और वह निश्चित रूप से, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, कांट गो बैक टू इज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में लोग अनहैप्पी है और वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उन लोगों को साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है, मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन गैल्सबर्ग एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा दुखी नहीं है, इतने ज़्यादा परेशान नहीं है, इनको लोगों को स्ट्रेस नहीं है इतनी, तो वहाँ पर उस टाइम में लोगों को मनोचिकित्सक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, यानी 1894 को गैल्सबर्ग में नॉट बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी, मतलब कि मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ती थी इस टाइम पे। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई सैम वाज माई साइकाइट्रिस्ट, ऐसा क्यों हुआ, सैम मेरा मनोचिकित्सक फ्रेंड था। तो अब ये लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है, और जो अपने ऑथर है उन्होंने पूरा का पूरा रीडर्स पे छोड़ रखा है कि आप क्या समझते हो, क्या चार्ली ने इमेजिन किया था, या फिर चार्ली वास्तव में थर्ड लेवल वास्तव में वो था, या फिर केवल वो चार्ली की इमेजिनेशन थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।